गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ है चल रही है। इससे पहले हम 4 पार्ट्स इसमें अपलोड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 5th पार्ट अपलोड हो रहा है। ये जो सीरीज़ है हिंदी और इंग्लिश में है। इसके अलावा एक हिंदी की सीरीज़ भी लाई जाएगी जो कि सेपरेट होगी। तो हमने लास्ट जो डिस्कशन किया था उसके आगे ही हम और डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि भाई किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसके और कौन से एस्पेक्ट थे और क्या ऐसे फैक्ट थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिब्बन लाल सक्सेना, ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे हमारी असेंबली के। सनमुगम सेट्टी सबसे यंगेस्ट मेंबर माने जाते हैं। एंड बेगम अजीज़ रसूल, ये एक ऐसी मुस्लिम वुमेन थी जो अकेली ही इस असेंबली में थी। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें नंदलाल बोस, ये आर्टिस्ट जिन्होंने है हमारी इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेशन के लिए डिज़ाइन दिए। एंड अगर हम बात करें एस.एन. मुखर्जी की, एस.एन. मुखर्जी को माना जाता है चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें लार्जेस्ट प्रोविंशियल प्रेजेंटेशन कहाँ से था, यानी कि सबसे ज़्यादा मेंबर कहाँ से आए थे। कि यूनाइटेड प्रोविंस से 55 सीट, यानी कि जो आज का यूपी है जिसको उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे, 55 सीटें उस समय पर संविधान सभा में थीं। और सबसे कम सीटें जहाँ से स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन था वो जगह थी जैसे भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, अजमेर, एक मारावार, यहाँ से एक एक सीट थी। ये 26 जनवरी 1950 को ही लायन कैपिटल ऑफ अशोक, जो कि इंडिया की एक सील है, इसको हम लोगों ने एडॉप्ट किया था। एंड अगर हम संविधान संशोधनों की बात करें, टोटल अमेंडमेंट्स कितने हुए थे? 7635, 7635 इतने अमेंडमेंट हुए थे। और उसमें से हम लोगों ने 2473 यानी कि 2473 अमेंडमेंट यानी कि संशोधनों को एक्सेप्ट किया था। अब बात करते हैं रीडिंग्स की। भाई हमारी ड्राफ्ट जो था उसकी रीडिंग हुई थी। तो फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी? 21 फरवरी 1948। सेकंड रीडिंग कब हुई थी? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। एंड इसके अलावा थर्ड रीडिंग कब हुई? थर्ड रीडिंग 26 नवंबर 1949 को हुई थी। और इसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली एडॉप्ट कर लिया था, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमारे संविधान सभा में एंग्लो इंडियन मेंबर्स की क्या स्थिति थी। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि उसकी मदर है इंडिया की है और जो फादर हैं वो यूरोप के हैं। उन्हीं के जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। क्योंकि ये भारत में इनकी संख्या काफ़ी कम थी तो ये इलेक्शन जीत कर तो आ नहीं सकते थे, इसीलिए नॉमिनेशन ही एक तरीका था। तो नॉमिनेशन के जरिए कुछ मेंबर्स को हमारे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेकर आया गया। जैसे फ्रैंक एंथनी एंड एच.पी. मोदी, ये दो मेंबर थे जो कि एंग्लो इंडियन थे और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बने। अब आते हैं हम फ्लैग डिजाइन पर। फ्लैग डिजाइन किया पिंगली वेंकैया ने, जिसको हम तिरंगा कहते हैं, ट्राई कलर कहते हैं। इन्हीं को फादर ऑफ फ्लैग भी बोला जाता है। इन्होंने ही इसको पूरी तरह से डिजाइन करके तैयार किया। हमारा जो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आ गया था और इसीलिए इस दिन को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस भी के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो 1930 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लाया था उसी की याद में हमने इस डेट को चुना था। अब आइए समझते हैं कि भाई हमारे जो संविधान है उसके अंदर ओरिजिनली कितने आर्टिकल थे। तो वो थे 395। इसके अलावा 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे, यानी कि अनुसूची। अगर बात करें हम संविधान निर्माण के समय की तो उसे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। एंड अगर हम बात करें कितने सेशन हुए थे तो टोटल 11 सेशन हुए थे। वर्किंग डेज कितने थे? 165 डेज थे। एंड अगर हम कॉस्ट की बात करें, भाई कितना खर्चा आया था हमारे संविधान को बनाने में, तो 64 लाख रुपए
का खर्चा है आया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाने के लिए क्या कोई तरीका अपनाया है? हाँ, हीलियम फिल्ड केसेस हैं उसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है, उसी में वो सुरक्षित है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंबल है वो है हाथी यानी कि एलिफेंट। आइए अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जो मेजर कमेटीज़ थी उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके अंदर टोटल 22 कमेटीज़ थी यानी कि 22 समितियां थी, जिसके अंदर माना जाता है 10 प्रोसीजरल अफेयर कमेटी थी एंड 12 सब्सटेंट अफेयर्स कमेटियां थी यानी कि प्रक्रियात्मक मामलों की समितियां और मूल मामलों की समिति। आइए अब चर्चा करते हैं मसौदा समिति की यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स की। हम ये जानते हैं कि इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, लेकिन इस समिति के अंदर बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जिनका नाम हमें जानना जरूरी है, एग्जाम्स में कई बार ये पूछे जाते हैं। तो पहले जो सदस्य थे वो थे N गोपाल स्वामी अयंकर, एंड इसके अलावा थे मोहम्मद सादुल्ला, एंड इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एंड इसके अलावा KM मुंशी। एंड अगर हम बात करें BL मित्तर की तो इनको सब्सटीट्यूट किया था N माधवन ने, क्योंकि हेल्थ इश्यू के कारण है रेजिग्नेशन हो गया था। हम बात करें DV खेतान की तो इनकी डेथ 1948 में हुई थी और इनको सब्सटीट्यूट किया था TT कृष्णाचारी के द्वारा। तो ये सब हमारे मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इन्होंने ही पूरा की पूरा संविधान ड्राफ्ट करके तैयार किया था। चलिए आइए अब हम चर्चा करेंगे कुछ मेजर कमेटीज़ की और उसके चेयरमैन कौन थे उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन पावर्स कमेटी की, जो कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो उसके चेयरमैन थे। एंड ऐसे ही थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, एंड ऐसे ही थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि प्रांतों से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ऐसे ही थी एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़। ये समिति जो थी अल्पसंख्यक और इसके अलावा मूल अधिकार और जो जनजातीय क्षेत्र थे उनसे संबंधित थी, एंड इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी यानी कि मूल अधिकार उप समिति, अध्यक्ष थे JB कृपलानी, एंड इसके अलावा माइनॉरिटीज़ सब कमेटी अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ। तो ये थी आपकी उत्तर पूर्वी भारत की एक समिति जो उस पूरे की पूरे जनजातीय क्षेत्र को देख रही थी। चलिए आइए बात करते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी की। मसौदा समिति अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। स्टीयरिंग कमेटी यानी कि ये राजेंद्र प्रसाद इसको देख रहे थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी वित्तीय मामलों से संबंधित थी, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी यानी कि जो नियम बनाने से संबंधित थी, राजेंद्र प्रसाद थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी थे इससे रिलेटेड। फ्लैग कमेटी यानी कि जो कि हमारे झंडे से संबंधित थी, राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। लोगों को इंग्लिश में समस्या आई तो उनको एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ। जैसे संघ शक्ति समिति थी जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्र संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बोरदोलाई, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यविधि समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यसूची समिति KM मुंशी, ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र। चलिए आइए हम बात करेंगे अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स की, जिनको हिंदी में हम अनुसूची बोलते हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे और बहुत इजी है ये टॉपिक, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आइए बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की यानी कि पहली अनुसूची की। क्या व्यवस्था है इसमें? इसके अंदर हमारे जो स्टेट्स हैं यानी कि राज्य, उनके नाम दे रखे हैं, और यूनियन टेरिटरी यानी कि जिन्हें संघ राज्य बोलते हैं, आप संघ राज्य क्षेत्र बोलते हैं, उसके नाम दे रखे हैं। अब बात करते हैं दूसरी शेड्यूल की। क्या है दूसरी शेड्यूल के अंदर? तो दूसरी शेड्यूल के अंदर जो प्रोविजंस हैं यानी कि प्रावधान है वो अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, एमोल्यूमेंट्स हैं यानी कि जिनको हम वेतन भत्ते बोलते हैं, उन सब की व्यवस्था की गई है खास तौर पर संवैधानिक पदों के लिए।
जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि जिसको हम कहते हैं लोकसभा का सब एक तरह से अध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, या हम कह सकते हैं राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनकी पूरी की पूरी सैलरी वगैरह की व्यवस्था है। एंड जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, राज्यों में विधानसभाएं हैं, उनके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इसके अलावा वहाँ की जो काउंसिल हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की सैलरी वगैरह की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी की व्यवस्था इसी प्रोविज़न के अंदर आपकी की गई है। एंड अगर हम बात करें CAG की, यानी कि जिसे हम महालेखा परीक्षक कहते हैं, उसकी सैलरी की व्यवस्था भी इसी अनुसूची में की गई है। अब बात करते हैं हम थर्ड शेड्यूल की। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा थर्ड शेड्यूल यानी कि तीसरी अनुसूची, इसके अंदर ओथ और अफर्मेशन है, यानी कि इसमें शपथ की व्यवस्था की गई है कि कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके लिए शपथ किस तरीके से क्या प्रक्रिया होगी, वो सब व्यवस्था इसमें है। जैसे यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया यानी कि संघ के मंत्री, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स यानी कि जो संसद के चुनाव के लिए खड़े होने वाले जो प्रत्याशी हैं वो, और इसके अलावा MP, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एंड इसके अलावा CAG, एंड इसके अलावा स्टेट के मिनिस्टर यानी कि राज्यों के मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर कैंडिडेट्स जिनको हम MLA भी कहते हैं, वो जो प्रत्याशी हैं, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स यानी कि विधायक, हाई कोर्ट के जजेस, और ये सब पूरे के पूरे पद हैं, उनकी जो शपथ यानी कि ओथ है वो इस शेड्यूल के अंदर दे रखी है। अब बात करते हैं हम फोर्थ शेड्यूल यानी कि चौथी अनुसूची की। इसके अंदर जो है राज्यसभा में कितनी सीटें अलॉट होंगी वो व्यवस्था है, यानी कि राज्यसभा में किस राज्य को और किस यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र को कितनी राज्यसभा सीटें मिलेंगी, वो पूरी व्यवस्था इस अनुसूची में है। बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की। इसमें शेड्यूल एरियाज हैं, यानी कि कुछ अनुसूचित क्षेत्र और कुछ शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भारत में जो नॉर्मल जनजाति क्षेत्र हैं वहाँ के सभी क्षेत्र इससे कवर होते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल 6 शेड्यूल की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, जिसके अंदर आपको पता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वाले क्षेत्र हैं, ये 4 क्षेत्रों की व्यवस्था की है, जिसको हम ATM स्क्वायर से याद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जनजातियाँ जो हैं उनके लिए उनकी विशेष परिस्थितियाँ हैं, तो उनके लिए 6 शेड्यूल की व्यवस्था की गई थी, जिससे है उनके लिए खास प्रावधान किए जा सकें। और आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़ में चर्चा भी है कि हमारा लद्दाख है 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहा है कि हमें भी 6 शेड्यूल की दी जाए, जिससे हमारा विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, जो हमारा पिछड़ापन है वो दूर हो सके। आइए अब हम बात करते हैं 7 शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में जो पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव लिस्ट है, यानी कि विधायिकाओं के लिए जो लिस्ट बना रखी है कि भाई कौन किस क्षेत्र पर कानून बना सकता है। इसमें यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट दे रखी हैं, जिसे हम संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची भी कहते हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था दे रखी है। क्या है 8th शेड्यूल में? तो इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, भारत के संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है ये, और यानी कि ये हमारे संविधान का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल ध्यान रखना, ये रेगुलेशन है, ख़ास तौर पर लैंड से रिलेटेड रेगुलेशंस इसमें दे रखे हैं। हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था। उससे एक नई 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी, जिससे हमारी सरकार ऐसे कानून बना सके जिससे लैंड रिफॉर्म्स हो सकें, यानी कि भूमि सुधार कानून बना सके, और वो कानून जो हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने चैलेंज ना किया जा सकें। ये व्यवस्था सोशल जस्टिस के लिए की गई थी। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाद में जाकर जो केशवानंद भारती केस है उसमें 9th शेड्यूल का प्रभाव भी कम कर दिया गया, यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ साफ बोल दिया 9th शेड्यूल का भी जुडिशल रिव्यू हो सकता है, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। अब भारत में न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में सब कुछ आता है, एंड न्यायिक पुनरीक्षण जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आइए बात करते हैं 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल के अंदर बताया गया है कि भाई हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, यानी कि विधायक और सांसद हैं, उनकी डिसक्वालिफिकेशंस क्या होंगी, यानी कि अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट जाते हैं तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। आपको पता है कि जब कोई भी मेंबर किसी पार्टी का सदस्य बन जाता है और वो बीच में से छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसके ऊपर लग सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए लाया गया था कि किसी भी सरकार की स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी कि कोई धन के प्रभाव से दूसरी पार्टी में ना चला जाए या किसी लालच से दूसरी पार्टी में ना चला जाए, तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ये अलग टॉपिक है, इसे हम अलग से भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 11th और 12th शेड्यूल की। ये अलग से टॉपिक हैं, इनको अलग से चर्चा की जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 11th यानी कि 11वीं अनुसूची, इसमें क्या है, ये पंचायतों से संबंधित है। एक 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। इसके अंदर 29 मैटर्स थे जिस पर हमारी पंचायतें काम करेंगी और हमारी पंचायतें अब ज़्यादा मजबूत हो गई थी। एंड इसके बाद आया 12th शेड्यूल यानी कि 12वीं अनुसूची, जो कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी यानी कि जो नगर पालिकाएँ होती हैं उनसे संबंधित हैं। उनके पास 18 मैटर्स दिए गए जिन पर वो अपना है काम कर सकती हैं। इसके लिए लाया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 यानी कि 74वां संविधान संशोधन, जिससे हमारी जो नगर पालिकाएँ थी उन्हें संवैधानिक दर्जा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। तो इस तरीके से आज हमने अनुसूचियाँ समाप्त कर ली हैं, यानी कि हम लोगों ने शेड्यूल ख़त्म कर लिए हैं। इसके बाद अगले पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।